अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ। आप देख रहे हैं न्यूट्रल। नाजरीन, उस्मान डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियालकोट से एक सीनियर रहनुमा जो कि काफ़ी जोशो जज्बे में आपको हमेशा से नज़र आते हैं और टॉक शोज़ में भी वो बड़े भरपूर अंदाज में तहरीक इंसाफ को और ख़ास तौर पे इमरान ख़ान को डिफेंड करते हुए नज़र आते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो गायब थे और जो आखिरी इत्तला ये आई थी कि उन्हें उठा लिया गया कराची में एक जगह से। और अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले उनकी भाई जो उमर डार हैं उनकी एक वीडियो आई थी कि जो उस्मान डार हैं उन्हें जब उठाया गया, अगवा किया गया, तो उनके ऊपर काफ़ी तशद्दुद किया गया, लातों से, घूंसों से, थप्पड़ों से। खैर, ये सारे स्नैरियो के बाद आज अचानक से उस्मान डार साहब जो हैं वो मंजर आम पर आते हैं और आते हैं सहाफ़ी कामरान शाहिद साहब के शो में। और बड़ी एक अजीब बात ये थी कि वो स्टूडियो में नहीं गए उनके शो के, बल्कि जो कामरान शाहिद साहब का घर था वो वहाँ पे नमूदार हुए और वहीं पे ये इंटरव्यू हुआ। और उस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं। और उन चीज़ों में सबसे जो मेन चीज़ उन्होंने डिस्कस की, एक तो 9 मई का वाक़या था और दूसरा उनका सियासी मुस्तकबिल अपना जो ज़ाती तौर पे है। उसमें क्या उन्होंने जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, आप तक पहुँचाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। सबसे पहले तो कामरान शाहिद साहब को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया दिया है, इस इंटरव्यू की क्रेडिबिलिटी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जो कि कामरान शाहिद को इंटरव्यू दे दिया, आपको पता ही है कामरान शाहिद साहब का जो माजी में ये ख़ास तौर पे कुछ एक डेढ़ साल से रहा है मीडिया के ऊपर। जिस तरह से भाई अरशद शरीफ जो हैं शहीद, उनकी जिस तरह से एक इन्होंने सनसनी खेज़ सनसनी फैलाने के लिए एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किस तरह से मैनिपुलेट करके अवाम को दिखाया जी उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, ये वो और इस तरह की चीज़ें। और टीवी के ऊपर वो जो है विजुअल्स चला दिए और बहुत ही तकलीफ़ हुई। इवन कि उनकी फ़ैमिली को, आम आम लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई उनके इस रिपोर्ट चलाने के ऊपर, तो उनकी फ़ैमिली पे क्या गुज़री होगी। तो खैर, कामरान शाहिद साहब जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी तो आम आवाम में जो है वो आप सबको पता ही है। तो उनके शो में आते हैं जो है डाल साहब। और डाल साहब से जो गुफ्तगू वगैरह शुरू होती है तो पहले तो 2-4 मिनट बस इसी पे गुजर जाते हैं, जी आप ठीक हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, ये वो। और शायद बताना था कि डाल साहब बहुत खुश हैं और इस वजह से बार बार उनकी खुशी का जिक्र हो रहा था। पता नहीं डाल साहब इतने खुश है भी थे या नहीं, जितनी खुशी कामरान शाहिद साहब को हो रही थी उन्हें अपने सामने बिठाकर। तो इसके बाद कामरान शाहिद साहब उन्हें कहते हैं कि क्या वजह थी, आप कहाँ पे गायब हो गए थे, ये वो, और अब अचानक से आप सिर्फ मेरे पास ही क्यों आए हैं, मुझे ही क्यों इंटरव्यू देने के लिए चूज़ किया। तो ये सबको पता है कि उन्हें इंटरव्यू देने के लिए क्यों चूज़ किया डार साहब ने। और बड़ी मतलब हैरत की बात ये थी कि डार साहब ने जब जवाब इस सवाल का ये दिया कि मेरी आपके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हम इकट्ठे काफ़ी शो करते रहे हैं, इस वजह से हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लिहाजा मैंने आपको इसलिए चूज़ किया। तो मैं इस बात पे हैरान रह गया कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद जो है वो डार साहब सीधा उनके स्टूडियो में जाते, उनके घर जाने की क्या ज़रूरत आ गई थी पेश। खैर, उनका कोई ज़ाती मसला होगा, लेकिन इस चीज़ को भी उन्होंने डिस्कस तो किया है कि जी मेरा आपके साथ वादा था आपके घर आने का। तो वो इंटरव्यू देने ही उनके घर चले गए। उसके बाद जो बातें शुरू हुई जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 9 मई के वाक़यात और ये वो। 9 मई के वाक़यात के ऊपर उस्मान डार साहब ने कहा जी कि ये जो 9 मई का वाक़या है ना, ये इस तरह अचानक से नहीं हुआ, इसकी पीछे एक काफ़ी लंबा अरसा था और बड़ी जो है ना वो मंसूबा साज़ी थी और जहन साज़ी थी कारकुनान की, जो कि की गई थी और इमरान ख़ान की तरफ से की गई थी। सारा मुद्दा बेसिकली उन्होंने इमरान ख़ान के ऊपर ही डाला है। और कामरान शाहिद साहब ने भी कुछ इसी तरह के सवालात किए कि वो इमरान ख़ान की तरफ जाए ब्लेम सारा। और इसके अंदर जो उन्होंने दूसरी चीज़ ये बताई कि जी हमारा जो था ना, जब ज़मान पार्क में मीटिंग्स वगैरह होती थी तो गिरफ़्तारी को लेके जो है ना वो एक बड़ा सेंसिटिव इशू बना दिया गया था गिरफ़्तारी का खान साहब की। और उस गिरफ़्तारी के हवाले से ये था कि वहाँ पे अक्सर जो अवाम वगैरह उसे इकट्ठी करके रखा जाता था और बड़ा एक इसको एक हवा बनाया हुआ था। और जब उनसे पूछा गया कि आप कोर कमेटी के अंदर थे और आप ये चीज़ जो है वो बता रहे हैं कि डार साहब ने ये बात की कि जी जो सरकारी आर्मी की तनसीबात है ना, इनके ऊपर जो हमले का है था ना,
कि इनके ऊपर अगर गिरफ्तारी होती है तो हमला किया जाए। इसके दो अलग ग्रुप थे। एक ये ग्रुप सोच रखता था कि जी हमला किया जाए, और एक हमारा ग्रुप था कि जो हम पुरअमन और मुफाहमत की सियासत वाले थे। और जो दूसरे ग्रुप का उन्होंने ज़िक्र किया है वो उसके अंदर उन्होंने तीन चार नाम भी लिए हैं। मुराद सईद का नाम लिया है, इसके अलावा इन्होंने फ़ारूक हबीब का नाम लिया है जो कि अभी चंद दिन पहले उन्हें भी उठा लिया गया है। मुराद सईद का नाम लिया, फ़ारूक हबीब का नाम लिया, आज़म सवाती और हमाद अज़हर का भी नाम लिया है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये उन्होंने कहा जी कि ये इनका ख़्याल होता था कि हम प्रेशर बढ़ाएं आर्मी के ऊपर, और एक जो है ना वो प्रेशर की वजह से हम अपने मुतालबात मनवा लेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ऑलरेडी प्रेशर इतना जनरेट किया हुआ था, और इस हद तक प्रेशर जो है वो जनरेट किया हुआ था आर्मी के ऊपर। नहीं, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा, उन्होंने सियासी तौर पे इतना प्रेशर जनरेट किया हुआ था कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। उनकी जितनी सपोर्ट और उतना जितना एक नैरेटिव अवाम के अंदर फैला हुआ था कि वो इस हद तक फैला हुआ था कि इन्होंने असम्बलियाँ तक डिज़ोल्व कर दी। और असम्बली डिज़ोल्व होने के बावजूद जो निगरान हुकूमत आई उसने भी इलेक्शन नहीं करवाए, और पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी और इलेक्शन कमीशन भी जो है वो भी अटक गया इस चीज़ के ऊपर कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। उन्होंने अदालत के अहकामात, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात तक नहीं माने। यानी कि इतना प्रेशर होने के बावजूद बकौल डार साहब के इमरान ख़ान को मज़ीद प्रेशर डालने की ज़रूरत थी। अच्छा खैर, ये तो उन्होंने जो बात की। और दूसरी उन्होंने एक और बात की कि जो 9 मई सॉरी लॉन्ग मार्च किया था ना इमरान ख़ान साहब ने, उस लॉन्ग मार्च का मकसद जो था वो आर्मी चीफ़ की तैनाती को रोकना था। मेरे लिए बड़ी ये एक हैरान कुन बात थी, क्योंकि जब आर्मी चीफ़ की तैनाती हो रही थी और तब ये चीज़ें जो हैं वो मीडिया के अंदर चल रही थी, और बहुत से जो कानूनी माहिरीन थे वो भी इस चीज़ के ऊपर यही बात कर रहे थे कि आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है, आर्मी चीफ़ तो रिटायर होने वाले हैं, और जो नोटिफिकेशन है कि ऊपर सदर ने दस्तखत करने हैं, अगर सदर उसे 1-2 दिन के लिए होल्ड कर लेता है तो ऑटोमेटिकली एक जो है वो आर्मी चीफ़ साहब रिटायर हो जाएंगे और वो आर्मी चीफ़ नहीं बन सकेंगे। तो इसलिए पहले नोटिफिकेशन जो है वो पीएम ने अरसाल कर दिया है, सदर को समरी अरसाल कर दिया दस्तखत करने के लिए। और अगर तहरीक इंसाफ ने या ख़ास तौर पे इमरान ख़ान साहब ने ये तैनाती रोकनी होती तो इस तरीके से बड़े आसानी से रुक सकती थी ये तैनाती। और जो तैनाती रुक जाती तो उनके पास तो ये बड़ा आसान हल था तैनाती रोकने का। पता नहीं डार साहब ने इस तरह क्यों कहा। और इस चीज़ से एक और भी मतलब निकलता है, यानी एक और बात निकलती है अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए कि अगर तैनाती रोकनी थी इमरान ख़ान ने लॉन्ग मार्च करके, तो लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए फिर इसका मतलब है इमरान ख़ान साहब के ऊपर हमला किया गया। जो इमरान ख़ान के ऊपर हमला हुआ था वो लॉन्ग मार्च उससे तकरीबन रुक गया था, ख़त्म ही हो गया था ना। तो फिर इस तरफ को भी बात निकल सकती है अगर सारे एंगल देखे जाएं इस चीज़ के कि ये जो डार साहब ने बात की है, तो फिर इसका मतलब है कि जो उस वक्त की हुकूमत थी, गवर्नमेंट थी, उसने जो है वो इमरान ख़ान के ऊपर खुद से हमला करवाया था, जिसकी अभी तक के एफआईआर नहीं दर्ज हो सकी। और उसके अंदर इमरान ख़ान ने तो बाकायदा 3 नाम भी लिए हैं और हुकूमती अरकान के ही नाम लिए हैं। खैर, बाकी जो था डार साहब से जो एक और सवाल पूछा गया कि डार साहब आप ये बताएं कि आपके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर तो नहीं है। तो इस सवाल के ऊपर तो खैर मुझे तो बड़ी हंसी आई कि उनका ये सवाल करना बनता क्यों है। तो साथ उन्होंने कहा कि आपके ऊपर काफ़ी करप्शन के केसेस वगैरह चल रहे हैं, एंटी करप्शन में, और ये वो इस वजह से आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं है। तो इसका जवाब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ऊपर एंटी करप्शन के केसेस तो मैं पहले भी फेस कर रहा था और अब भी करता रहूँगा, इसका तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। वाकई उनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर ये एंटी करप्शन के केसेस का तो कोई प्रेशर नहीं है। बाकी जो उनके ऊपर एक प्रेशर नज़र आ रहा है जो कि सारी कौम ने देख लिया है कि जो उनके साथ पिछले चंद दिनों से, चंद महीनों से हो रहा है, उनके घरों के अंदर जिस तरह से पंजाब पुलिस घुसी है और डार साहब की वालदा के साथ जो सलूक किया गया है, एक इवन के आपने भी देखा होगा जो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, और वो कैसे वो पर्दा आगे करके और कमरे के अंदर एक खातून को घसीट कर लेके जा रहे हैं। और उसके बाद ये भी खबर आई थी कि धमकी दी गई थी कि मैं तो वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता कि आपकी ख़वातीन के साथ क्या किया जाएगा। तो लगता तो यही है कि इसी किस्म का कोई प्रेशर था डार साहब के ऊपर। बाकी ओवरऑल जो डार साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह वो बड़े जज्बे के साथ और बड़े जोशीले अंदाज में प्रोग्राम्स वगैरह में बैठते हैं, उस तरह वैसे वो बैठे मुझे तो नज़र नहीं आए।
तो बाकी जो है वो ये मामला थे, वरना डार साहब को आप सब जानते ही हैं, जिस तरह वो बड़े एक नौजवान किस्म के और जोश और जज्बे के साथ बैठे हुए हैं। बड़ी ढीली सी बॉडी लैंग्वेज और फेक स्माइल्स और मुस्कुराहटें थी। और आखिर में उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ साथ जो है ना वो सियासत को ही खैराबाद कह रहा हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी रहनुमा, जब तक वो बेचारा हमारी पुलिस के हथे नहीं ना चढ़ता, तब तक वो पीटीआई के साथ होता है, पीटीआई को डिफेंड करता रहता है, ट्वीट्स वगैरह भी करता रहता है। डार साहब की भी ट्विटर टाइमलाइन भरी पड़ी है पीटीआई के 9 मई के वाक़े के बाद से सितंबर तक के, जब तक वो गायब नहीं थे हुए, पीटीआई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को डिफेंड करते हुए तमाम उनकी जो है वो सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। लेकिन जैसे ही वो बेचारे गायब हुए, और गायब होने के बाद उनकी जो है ना वो अभी अचानक से एक इंटरव्यू आ गया। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी, और अब जो है वो कामरान शाहिद साहब का घर है, वहाँ पे इंटरव्यू होता है लोगों का। और लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़ देते हैं। और एक उन्होंने बहरहाल बात की है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो अभी भी मौजूद है। और इवन कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तो छोड़ चुका हूँ पीटीआई, लेकिन मेरे हलके में भी जब किसी को पीटीआई वाले को वोट, पीटीआई के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगी ना, तो आपको पता चल जाएगा खान साहब का वोट तो बरकरार है। बेसिकली उन्होंने ये बात इसलिए की कि पार्टी जो है वो तो काफ़ी हद तक बिखरी पड़ी है, लेकिन तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है ना वो अभी तक बरकरार है, खान साहब का वोट बैंक। और यही एक इमरान खान की आप इसे कामयाबी कह सकते हैं कि इमरान खान को किसी जो इलेक्टेबल है ना उनकी अब ज़रूरत नहीं रही। और खान साहब का अपना वोट बैंक कितना है कि उसकी वजह से अभी तक जो है वो इलेक्शन से भागा जा रहा है। खैर अब तो इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं, होप के इलेक्शन हों और पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ जाए। और आखिर में इस इंटरव्यू में जो मैं अगर देखूं इस इंटरव्यू को, तो इस इंटरव्यू की वही हैसियत है जो कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की रही है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी लोगों ने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए, और 9 मई के बाद ही इल्ज़ामात लगाए हैं। और उससे पहले किसी ने नहीं ये चीज़ें बताई कि जी ये ज़मान पार्क के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले की। और हालांकि सहाफ़ियों के बड़े सोर्सेज होते हैं, 9 मई से पहले ना मैंने मीडिया पे, ना सोशल मीडिया पे, ना किसी सहाफ़ी से इस तरह की चीज़ किसी में ने भी नहीं सुनी, मैंने भी नहीं, आपने भी नहीं, कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर डिस्कस होती हैं ना, तो सहाफ़ियों के सोर्सेज ऐसे होते हैं वो ये चीज़ें निकाल लेते हैं। बहरहाल 9 मई से पहले तो ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 9 मई का वाक़या होता है तो उसके बाद सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा होते हैं उन सबको ये चीज़ें याद आने शुरू हो जाती हैं, चाहे वो फ़याज़ुल हसन चौहान हो, फिरदौस आशिक अवान हो, या और भी बहुत सारे हैं, डार साहब हैं। तो डार साहब के भी इंटरव्यू की यही हैसियत रहेगी जो कि बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की रही है। बाकी मुझे जो है वो मियाँ इबाद फ़ारूक साहब की वीडियो जो है ना वो रिमाइंडर होने लग गई थी जैसे ही इनका मैंने इंटरव्यू देखा। कि जब मियाँ इबाद फ़ारूक साहब को उठाया गया तो एक दो दिन बाद उनकी एक बड़े अच्छे से बेडरूम के अंदर से एक वीडियो, वो बोल रहे हैं जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ और मैं उनका टिकट भी वापस कर रहा हूँ। और जैसे ही उन्हें अगले दिन जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया जाता है, तो वहाँ पे जो हमारे साफ़ी हैं राय साकिब खरल साहब, वो उनसे सवाल करते हैं जी आपने पीटीआई छोड़ दिया, आपकी एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है। तो उसके ऊपर इबाद फ़ारूक साहब जवाब देते हैं कि सर मैंने पीटीआई तो नहीं छोड़ी। उनसे पूछते हैं कि आपकी वो जो वीडियो है, तो वो कहते हैं कि जब इंसान कैद में होता है ना, तो उससे जो दिल करे आप जो है ना वो उससे कहलवा सकते हैं और वीडियो जो मर्ज़ी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर कोई तशद्दुद वगैरह किया गया, तो इबाद फ़ारूक साहब ने कहा कि मैं अपनी पैंट उतार के दिखाऊं तो आपको पता चले कि मेरे साथ क्या किया गया है। तो ये तो मामला थे। बाकी बात फ़ारूक साहब ने भी जो देख लें फिर उनके साथ क्या हुआ है, उन बेचारों ने अपने बेटे की कुर्बानी दी। उनका बेटा जो है वो इंतकाम की भीड़ मैं कहूँगा, क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और बाकी जितने भी बेगुनाह लोग हैं उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। और जो लोग मुलविस हैं इस तरह की एक्ट में, जिन्होंने ये काम किया है, और जो हकीकी किरदार हैं हमारे आर्मी की तनसीबात के ऊपर हमला करने के, अल्लाह ताला जो है वो हमारी दुआ है कि उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए और हमारी अदालतों के ज़रिए कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए, और कौम के सामने वो चेहरे भी आने चाहिए। और आखिर में यही दुआ रहेगी कि पाकिस्तान के हालात जल्द से जल्द बेहतर हों,
और एक पुरअमन और खुशगवार गहवारा बनाए अल्लाह ताला पाकिस्तान को। अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।